हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान प्रेम शंकर जी वर्मा और हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय सांसद और प्रदेश के माने जाने चिकित्सक डॉक्टर महेश जी शर्मा, श्री योगेंद्र जी मल्होत्रा, श्री संतोष पारिक जी, श्रीमती प्रीति शुक्ला, श्री प्रसन्न खड़गे जी, श्री वीरेंद्र मिश्रा जी, श्री रितेश जी जैन, नगर पालिका अध्यक्ष शिवनी, श्री शैलेंद्र दीक्षित, श्री नरेंद्र सिंह जी और श्री शंभू सिंह जी, और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं, पिछले विधानसभा के चुनाव में भी मैं इसी प्रेम शंकर जी वर्मा के लिए आप सबसे मतों की याचना करने के लिए आया और आप लोगों ने भारी मतों से उन्हें विजय दिलाई है, जो कि 5 वर्ष के बाद आ रहा हूं। फिर भी आपने फूलों की हार पहनाकर स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने पिछले 16-17 वर्षों से मध्य प्रदेश में देखी। बीच में 1.5 वर्षों के लिए कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनके भी कामकाज को आपने देखा। वैसे तो इसके पहले 50-55 वर्षों तक इस देश में अखंड हुकूमत यदि किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। मेरे बहनों भाइयों, जब भी कांग्रेस चुनाव का दौर आता है, यही कहती है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम इस देश से गरीबी समाप्त करने के लिए, प्रदेश से गरीबी समाप्त करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार गरीबी बढ़ती चली गई और हमारा भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। मैं अपने प्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो आप लिख दीजिएगा अखबारों में कि राजनाथ सिंह आए थे, झूठ बोल कर गए। मेरी गलती होगी तो इसमें स्वीकार कर लूंगा, मैं खेद व्यक्त कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी मैं बोलूंगा तथ्यों के आधार पर बोलूंगा। मैं जनता की आंखों में धूल झोंक कर जीवन में राजनीति नहीं की है, राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है, इसलिए मैं कह रहा हूं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, बराबर नारा देती रही कांग्रेस। आंकड़े इस बात के साक्षी हैं मेरे बहनों भाइयों कि हाल में ही नीति आयोग ने कहा है, बड़ी पार्टी ने नहीं कहा है, नीति आयोग ने कहा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। विश्व की मानी जानी एक संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तो इस सीमा तक जाकर कहा है कि भारत में पिछले 8-9 वर्षों के अंदर 40 करोड़ लोग अति गरीबी की रेखा से ऊपर जा चुके हैं। यह हमारा आंकड़ा नहीं है, यह उनका आंकड़ा है। हमारा भारत 2014 के पहले, यानी मोदी जी के आने के पहले, सकल घरेलू उत्पादन यानी किसी भी देश के धन दौलत का जो आकार होता है अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, वही 11वें स्थान पर था। आपको गौरव की अनुभूति होगी मेरे बहनों भाइयों कि आज आपका भारत 7 वर्षों में ही जंप लेकर आज दुनिया के 5 देशों में आकर खड़ा हो गया। दुनिया की मानी जानी जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, यानी जो माने जाने एक प्रकार की संस्थाएं हैं जो आर्थिक मामलों का, भिन्न भिन्न देशों की धन दौलत, इन सब सारी चीजों का आकलन करती रहती हैं, उन्होंने कहा है
जो भारत आज 11वें स्थान से जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते वही भारत अमेरिका और चाइना के बाद नंबर 3 पर सारी दुनिया में खड़ा होगा। यह स्थिति जो हमारे भारत की बनी है, किसी एक राज्य के विकास के कारण नहीं बनी है, अधिकांश राज्यों में विकास हुआ है और हमारी केंद्र की सरकार ने उसमें भरपूर सहयोग दिया। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान में एक बीमारू राज्य के रूप में यह मध्य प्रदेश जाना जाता था। क्या बहनों भाइयों यह सच नहीं है? यह हमारा मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर हो चुका है और हमारा इस हिंदुस्तान का एक विकासशील राज्य हमारा ये मध्य प्रदेश बन गया है। मैं यदि आपको आंकड़े दूं, हमारे प्रेस के मित्र भी इसे नोट कर लें, सकल घरेलू उत्पादन तो 2001-2002 में, यानी हमारे शिवराज जी के आने के पहले जो मात्र 71,594 करोड़ रुपया होता था, आज वह बढ़कर 13,22,000 करोड़ हो। प्रति व्यक्ति आमदनी का जहां तक सवाल है, जो लगभग 12,000 रुपये हुआ करती थी, आज वह बढ़कर 1,40,000 रुपया तक पहुंच गया। यानी हर व्यक्ति की आमदनी नहीं होती, औसत निकाला जाता है। यानी मध्य प्रदेश में धन दौलत पहले की अपेक्षा जो है तेजी के साथ बढ़ी है, इसीलिए इस प्रकार के हालात पैदा हुए। कांग्रेस की हुकूमतों को पहले भी आपने देश में भी देखा है, भिन्न भिन्न राज्यों में भी आपने देखा है। देखा होगा आपने, जब से कांग्रेस की सरकार इस हिंदुस्तान में बनी है, कभी न कभी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे। कभी बैंक घोटाला, कभी जीप घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, घोटाले पर घोटाला। 9 वर्षों से हम लोगों की सरकार केंद्र में काम कर रही है। मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे सरकार के ऊपर किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हमारे लिए जनता ही जनार्दन है, उनके लिए परिवार ही जनार्दन है। हमारे और उनके बीच में मोदी का जरिए है। होड़ मची हुई है कांग्रेस में। चुनाव प्रारंभ नहीं हुआ, टिकट बंटवारे के समय ही कमलनाथ जी और हमारे दिग्विजय भाई एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। आप यह कल्पना करिए, जैसे सरकार में आ जाएंगे तो अपने कपड़े नहीं फाड़ेंगे, सारे लोग मिलकर जनता के कपड़े फाड़ेंगे। मेरे बहनों भाइयों, जनता के कपड़े फाड़ेंगे। इनके यहां तालमेल कभी नहीं रहता। हमारे यहां कोई सिर उठाने की हिम्मत कर दे, जिसको जो बात कहनी है, शिकायत यदि करनी है तो नेतृत्व से आकर शिकायत कर सकता है। अनुशासनहीनता का हमारे दल में कोई स्थान नहीं है। और विश्वसनीयता का जहां तक प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय पार्टी, जिसकी साख है, जिसकी विश्वसनीयता है, जो कहती है वह करती है, यदि कोई एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी कोई सामान्य राजनीतिक पार्टी नहीं है। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की नहीं, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यदि कोई है तो आपकी और हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बन गई। यह हैसियत भारतीय जनता पार्टी की बनी है। विकास के मामलों की चर्चा करूं तो एक लंबी फहरिस्त है। मध्य प्रदेश के विकास की यदि मैं चर्चा करूंगा तो अभी ये लंबी फहरिस्त है। यहां के लोगों ने भाषण दिया होगा और देते समय उन सब सारे मुद्दों की उन लोगों ने चर्चा भी आपके सामने की होगी। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश को कांग्रेस की एटीएम मत बनने देना। आप कांग्रेस की एटीएम मध्य प्रदेश को मत बनने देना।
नहीं, आज इतने वर्षों में जो कांग्रेस मध्य प्रदेश की जो साख बनी है, विश्वसनीयता बनी है, वह समाप्त हो गई। और विश्वसनीयता की बात मैं क्यों कह रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है। हमारे यहां व्यक्ति गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के बारे में कोई मां का लाला उंगली उठाकर नहीं कह सकता। हमने जो कहा है वो किया है। यदि किसी को प्रमाण ढूंढना हो तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, 1951 में आजादी मिलने के बाद भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम लोगों ने राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी और उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे, 2-3 सीटें जीत कर आते थे बामुश्किल। तो उस समय चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, लगातार बाद में उसी को दोहराते आए, हम दोहराते आए। और हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम चुटकी बजाकर वह धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसको समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि करके हमने दिखाया। हम लोगों ने ऐसे कई वादे किए। हम लोगों ने यह भी कहा था, 80 से कहते चले आ गए, जिस दिन हमारी सरकार केंद्र में बन जाएगी स्पष्ट बहुमत के साथ, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, आज आपको आमंत्रित भी मैं कर रहा हूं, आपको आमंत्रित भी कर रहा हूं, जाइए 22 जनवरी को और 22 जनवरी के बाद कभी भी जाकर भव्य राम का मंदिर आप वहां देख सकते हैं। दुनिया में वैसा कभी कहीं भी आपको देखने को नहीं है। टेलीविजन के पर्दे पर भी कुछ उसकी झलक आपको देखने को मिली हो। माताओं बहनों का जहां तक प्रश्न है, लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी जाति पंथ मजहब की संप्रदाय की राजनीति करती है। हम जाति पंथ संप्रदाय की राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। मेरे बहनों भाई, हमारी मुस्लिम माताओं बहनों के साथ क्या होता था? तलाक तलाक तलाक, छुट्टी हो जाती। उसकी वेदना हम लोगों के दिल में थी। हम लोगों ने तय किया हमारी सरकार बनेगी, बहुमत मिलेगा, हम इस हिंदुस्तान की धरती से 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि हमने चुटकी बजाकर हमने समाप्त किया। हमारी विश्वसनीयता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मोदी जी उसी समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए थे। जब भी हम मोदी जी बैठते थे, मोदी जी कहते थे कि राजनाथ जी जरूर देख लीजिएगा कि चुनावी घोषणा पत्र में कोई चीज ऐसी न आने पावे जिसे हम पूरा न कर पाए। 2019 का जब घोषणा पत्र बनने लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि इस घोषणा पत्र को कमेटी है उसकी पूरी जिम्मेदारी आप संभालिए और स्वयं ही आप देखिए कि कोई ऐसी चीज न हो कि जो हम कह दें और न करना पाए। बहनों भाइयों, उस घोषणा पत्र को चाहे 2014 हो या 2019 हो, उसको भी उठाकर आप देख लीजिए। जो हम लोगों ने कहा था वह सब किया। मध्य प्रदेश का सवाल है, जैसा मैंने कहा, बीमारू राज्य की श्रेणी से शिवराज सिंह जी ने इसे बाहर किया। मुझे याद है उस समय भी मैं मध्य प्रदेश में आया। मध्य प्रदेश में मैंने देखा था बिजली की तारों में बिजली तो कम आती थी, लेकिन बिजली का बिल ज्यादा आता था। जहां जाओ लोग यही शिकायत करते थे, साहब बिजली तो नहीं आती है लेकिन बिजली का बिल ज्यादा। यह हालत यहां की रही है। और हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, मोदी जी की या शिवराज जी की, क्या क्या योजनाएं इन लोगों ने लागू की। क्या यह कोई छोटा संकल्प था? हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि हम हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचने देंगे जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8 लाख ऐसे आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति प्रदान आपको दी गई थी, आपने इसमें 2 लाख वापस कर दिया।
क्या आप ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं? कोई भी राज्य सरकार जो जनता की हितैषी होगी वो कहेगी कि केंद्र सरकार हमको और दे और दे और दे, और आज जो मिला है आप उसे वापस कर रहे हैं और जनता की अदालत में खड़े होकर दावा कर रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथों में। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री ने लागू किया, बेमिसाल। आपके क्षेत्र के कुछ लोग जरूर विदेशों में होंगे, आप पूछ लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आयुष्मान भारत की योजना गरीब से गरीब व्यक्ति होगा, बीमार हो गया, इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज होगा, और 5 साल में ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद भी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की योजना नहीं। योजनाओं की भरमार है। माताओं बहनों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारत के निर्माण में माताओं बहनों का भी योगदान है। यदि राम है तो सीता भी होनी चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, इस बात को ध्यान में रखें। मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें प्रकाश में न आ पाती यदि राम के साथ सीता न होती। हमारे भारतीय समाज में हमारी माताओं बहनों का भी एक विशेष स्थान है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कहा था महिलाओं को 33% का आरक्षण देंगे, केवल वोट हासिल करने के लिए। 30-35 वर्षों तक उनकी हुकूमत रही, इस काम को नहीं कर पाए। और आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की संसद में ही नहीं बल्कि विधानसभाओं में भी माताओं और बहनों को 33% का आरक्षण दे दिया है। मेरे बहनों भाई, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी। वैसे 2026 में जो एक सर्वेक्षण होने वाला था, यह जिसे कहते हैं पुनर्सीमांकन या कुछ, वो होने वाला था, डिलिमिटेशन, उसमें भी सीटें बढ़ने वाली थी। लेकिन हम लोगों ने उसमें से 1/3 माताओं बहनों के लिए यह सीटें हम लोगों ने दी हैं। भारत का जहां तक सवाल है, भारत तो अब चंद्रमा पर जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, भारत चंद्रमा पर पहुंच गया। चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। उसके साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव पर हमारी लैंडिंग हो गई। सूर्ययान भी यहां से चला गया। मंगल ग्रह पर भी मंगलयान भी चला गया। यह है भारत। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे देश के वैज्ञानिकों का हौसला कितना बुलंद है, कितना आत्मविश्वास से वो भरे हैं कि चंद्रयान जो बना है, तो हॉलीवुड की एक फिल्म बनने में जितना खर्च लगता है, उससे कम खर्च में हमारा चंद्रयान बना है। अमेरिका टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से जो विश्व का ताकतवर देश माना जाता है, उस अमेरिका ने कहा है कि चंद्रयान में कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी तकनीक लगाई है भारत के वैज्ञानिकों ने, या हमको भी बताई है। टेक्नोलॉजी हम लोग उनसे मांगते थे, अब वो टेक्नोलॉजी हमसे मांग रहे। यह भारत की हैसियत है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस नेता के नेतृत्व में भारत इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है? उसके हाथों को मजबूत किया जाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि नहीं कि मजबूत किया जाना चाहिए? यदि लगता है तो एक बार तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा। यदि मैं यहां पर चर्चा करना शुरू करूंगा मेरे बहनों भाइयों, तो एक लंबा समय लगेगा। ये मध्य प्रदेश, ये राहुल जी आए थे, बाजू में आए थे, तब चिंता क्यों करते? मैं तो कहता हूं राहुल जी जहां पहुंच जाते हैं तो हम लोगों के राहु और केतु कट जाते हैं। अच्छा हुआ। इसलिए बहनों भाइयों, आपने देखिए नेताओं की एक सोच, तेवर, नेता के तेवर पर भी निर्भर करता है कि नेता यदि इसके हाथों में सत्ता की बात दे दी जाए तो क्या करेगा।
पहले के नेता लोग कबूतर छोड़ते थे, अब देखते हैं हमारा नेता अब मध्य प्रदेश में आकर चीता छोड़ता है। मेरे बहनों, चीता छोड़ता है। यह है हमारा भारत। अब रक्षा की दृष्टि से आप देखना चाहते हैं, मैंने भाइयों समय कम है लेकिन मैं घंटे भर आप लोगों के बीच में बोलता। अब रक्षा मंत्री हूं, आप जानना चाहते होंगे कि क्या हो रहा है भारत में। भारत में 2014 के पहले हमारी बम, गोले, बारूद, मिसाइल, टैंक, फाइटर प्लेन, हर चीज दुनिया के दूसरे देशों से आती थी, हम इंपोर्ट करते थे। आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा उन देशों में देते थे और उनसे हम खरीदते थे। बहनों भाइयों, 9 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा हो गया। क्या मिसाइल, बम, तोप, टैंक आज वो भारत की धरती पर बन रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बन रहे हैं। भारतवासियों के हाथों से बन रहे हैं। और हम लोग 2014 के पहले केवल 1100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते थे, यानी दुनिया के जो गरीब कोई देश थे उनको बातचीत करके बेच देते थे थोड़ा बहुत। आज हम 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का माल बेच चुके हैं, जो यहां पर रक्षा से संबंधित, डिफेंस से संबंधित जो हमारा फाइटर प्लेन भी दुनिया के दूसरे देशों में जाए, ये हमारी हैसियत है। और उरी पुलवामा की घटना तो आपने सुना होगा। मैं उस समय गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री जी ने घटना घटी थी, तुरंत हम 2 लोगों को टेलीफोन कराया और बुलाया, भाई ऐसा ऐसा हो गया। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, 10 मिनट की देर नहीं लगी कि प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। यह भारत है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहां अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया उनके नेतृत्व में यहां की सरकार ने। मैं आंकड़े देख रहा था, मैं आंकड़े उपड़े देखने का भी थोड़ा सा व्यस्त हूं। मैं देख रहा था यहां पर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, यानी लोगों को बुलाया जाता, आइए मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। तो उसमें 15,42,000 करोड़, 15,42,000 नहीं, 15,42,000 करोड़ का समझौता किया है लोगों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से। आप आइए, हमारे यहां लगाइए, हम आपको सब कुछ सुविधा देंगे। अरे भाइयों, ये कंपनियां आएंगी, यहां पर उद्योग लगेंगे, तभी ना हमारे बहादुर नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मिलेगा। ये किसने सोचा है? शिवराज सिंह ने सोचा। और यह है नहीं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां की जनसंख्या मुश्किल से 12 करोड़ के आसपास की होगी, 4 इन्वेस्टर्स कॉरिडोर बन रहे हैं। या जो पैसा आ रहा है उन कॉरिडोर्स में खर्च किया जाएगा ताकि लगभग पूरा मध्य प्रदेश को कवर कर ले। इसलिए आज मैं कहने आया हूं कि मध्य प्रदेश एक नई छलांग लगाने को तैयार है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे बहनों भाइयों। हमारे यहां पर प्रेम शंकर वर्मा जी को भारी मतों से जिता कर देते हैं। इतनी बात तो पक्की है। अब तीसरी बात की चौथी बात है, तीसरी बात याद देखिए, लोग कहना होता है, लड़कों को कतार में खड़ा कर दीजिए, 1 2 जब 3 बोलते हैं आगे निकल जाते हैं। हमारे प्रेमशंकर जी वर्मा का भी 1 2 हो गया, अब इस बार 3 बोलिए, ये थ्रू हो जाए। चले फिर आएंगे, कभी फिर मुझे बुला लेंगे तो फिर आएंगे, भाषण करेंगे। मैं पुनः एक बार आप सबके स्नेह और प्यार और मोहब्बत के लिए शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।